हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपने अभी तक के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। लास्ट हमने किया था कॉम्पोजिशन लेवी। टुडे वी आर गोइंग टू गो विद द टाइम ऑफ सप्लाई। यस, आज हम करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहली बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत ही क्या है। देखो, जब भी गुड्स की सप्लाई हो रही है तो देयर इज अ लॉट ऑफ इवेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो कैसे होता है, पहले आप ऑर्डर दोगे, फिर वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो आपको डिलीवर करेंगे, कभी इनवॉइस होगा, कभी पेमेंट होगी। तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स में। तो बात ये आती है, जो जीएसटी पे करना है वो अल्टीमेटली किस इवेंट पे किया जाए, किस मंथ में पे किया जाए, वो निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है टाइम ऑफ सप्लाई। हो सकता है पेमेंट एक मंथ में हुई हो, इनवॉइस दूसरे मंथ में इशू हुआ हो, बहुत सारी चीजें। तो हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाए, जब वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा उसके रिगार्डिंग, उस सप्लाई के रिगार्डिंग उसी टाइम पीरियड के लिए उसको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पीरियड में उसको जीएसटी उस स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग देना पड़ेगा। सबसे पहली बात एक लेआउट रेडी करते हैं, फिर हम याद करना स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू लर्न द थिंग्स। सबसे पहले लेआउट रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने दो चीजें पढ़ी। जीएसटी किसके रिगार्डिंग है? जीएसटी है गुड्स पे एंड जीएसटी लगता है सर्विसेज पे। इतनी बात क्लियर है? जीएसटी लगता है गुड्स पे, जीएसटी लगता है सर्विसेज पे। दूसरी बात, जीएसटी लगता है फॉरवर्ड चार्ज में और जीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज में। जीएसटी लगता है फॉरवर्ड चार्ज में, जीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज में। मतलब फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स पे करता है एंड रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। लेकिन हमने एक बात क्या देखी थी कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है दैट इज ऑलवेज ऑन द पॉकेट ऑफ द रिसिपिएंट। अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट रिसिपिएंट के हाथ में ही टैक्स का बर्डन रहता है। पे गवर्नमेंट को कौन कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो दूसरी बात, सर्विसेज के केस में भी सेम चीज, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। तो इन सब के केस में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना पड़ेगा। गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज में कैसे निकलेगा, ऐसे ही रिवर्स चार्ज के केस में गुड्स में कैसे निकलेगा, सर्विसेज में कैसे निकलेगा। फिर हम एक देखने वाले हैं चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। जब रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाए किसी स्पेसिफिक डेट के बाद, तो हम कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो सेक्शन नंबर 12 डील करता है गुड्स के रिगार्डिंग, सेक्शन नंबर 13 डील करता है सर्विसेज के रिगार्डिंग, सेक्शन नंबर 14 डील करता है चेंज इन द रेट के रिगार्डिंग, सेक्शन 12 डील करता है गुड्स के रिगार्डिंग, 13 डील करता है सर्विसेज के टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग, एंड जो सेक्शन नंबर 14 हम पढ़ने वाले हैं वो बात करेगा चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स के बारे में। आई होप आपको ये लेआउट समझ में आया होगा। दीज टाइप्स ऑफ, हम कुछ भी इवेंट हमें पढ़ते आ रहे हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। इतना तो हमारे माइंड में लेआउट क्लियर होना चाहिए। तो हर लेआउट के रिगार्डिंग हमें टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना है। अगर ये सिनेरियो है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये सिनेरियो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये सिनेरियो है तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई है, नंबर 4 सिनेरियो है तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। इसकी समरी से ही कर लेंगे। जो लेटेस्ट रेप्लिकेट दिया है बहुत अच्छा बनाया है, यहीं से सब हमें क्लियर हो जाने वाला है। तो गुड्स के रिगार्डिंग वो भी फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। अब फॉरवर्ड चार्ज में देखो, एक पर्सन, अब आपने खुद को एज अ सप्लायर मानना है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर पे करता है। अब हम कौन हो गए, अब हम सप्लायर हो गए। मैं एज अ सप्लायर गुड्स अगर बेच रही हूं तो मुझे टैक्स कब देना है। मैं एज अ सप्लायर गुड्स अगर सेल कर रही हूं तो मुझे टैक्स कब देना है। सेक्शन 12 उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 12 उसके बारे में बात करता है। क्या बात करता है सेक्शन 12? एक बात बताओ, जब मैं गुड्स सेल कर रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं इनवॉइस बना के दूंगी, इनवॉइस इशू करूंगी, बिल बनाकर दूंगी, इनवॉइस बनाकर दूंगी। तो उन्होंने बोला अर्लीस्ट ले लो। सेक्शन 12(2) क्या बोलता है, गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपको देखना है, क्या देखना है आपको ये देखना है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है। नंबर 1 क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है, मतलब आपने किस दिन पे इनवॉइस इश्यू किया है, मतलब जो दिन आपने इनवॉइस दिया है वो डेट देख लो। नंबर 2, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है। देखो, हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी जब मन मर्जी हो आप तब इनवॉइस इशू करना, नो। एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होनी जरूरी है, उसको बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस।
एक थर्ड पॉइंट होता है पेमेंट का, एक थर्ड पॉइंट होता है आपको पेमेंट कब मिली, इसको कट कर दो। एक थर्ड पॉइंट होता है आपको पेमेंट कब मिली, इसको कट कर दो। वाई? बिकॉज पहले पहले बोला जाता था, पहले क्या आया था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। गुड्स के केस में क्या बोलते थे, सप्लायर चेक करता था मैंने इनवॉइस किस दिन पे इशू किया, लास्ट डेट क्या थी इनवॉइस इशू करने की, और पेमेंट क्या थी, विच एवर इज अर्लियर पे क्या हो जाता था, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता था। लेकिन गुड्स के केस में, गुड्स के केस में क्या बोला गया, गुड्स के केस में बोला गया कि पेमेंट को कंसीडर नहीं करना है। एक बात बताओ, पेमेंट को कंसीडर करने का मतलब क्या, अगर किसी पर्सन ने एडवांस दे दिया उस पे भी जीएसटी आ जाता था। तो गुड्स के केस में, सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूं, गुड्स के केस में क्या बोला गया, गुड्स के केस में बोला गया एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा। गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा। गुड्स के केस में क्या होगा, एडवांस पर जीएसटी नहीं आने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा। वो भी फॉरवर्ड चार्ज के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में गुड्स में एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा। ओरिजिनल जब लो आया था उसमें डाला हुआ था, फिर से 66/2017 की नोटिफिकेशन में इसको हटाया गया। तो इधर देखो, सप्लायर अगर गुड्स सेल कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज में, सप्लायर अगर गुड्स सेल कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज में, तो कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालेगा, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब प्रॉब्लम आती है, हमें डेट ऑफ इनवॉइस तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की, इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो सेक्शन नंबर 31 इसके बारे में बताता है कि इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर देखेंगे जो गुड्स आप सेल कर रहे हो, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो, क्या उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्या उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब इन मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट चाहे कोई भी करे, चाहे सप्लायर गुड्स को कहीं पहुंचाए, चाहे बायर लेकर जाए गुड्स को, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आप सीधा अपने गुड्स, आपने शॉप पे सामान बेचो या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी जिसको मूव नहीं कर सकते, तो जब आप गुड्स को अवेलेबल करा रहे हो सामने वाले पर्सन को, उस टाइम पे या फिर उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स के केस में। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स के केस में क्या आता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई आप गुड्स खरीद रहे हो, आप दूध ले रहे हो, ठीक है, आप दूध ले रहे हो, कंटिन्यू आपने सप्लाई चालू रखी है उसकी, वो कंटिन्यू आता रहता है। आप ऐसे तो नहीं कहते कि एक बार दूध दे दो, नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है वो। तो उस केस में हम कैसे देखें कि कब इनवॉइस इशू करना चाहिए, इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, इनवॉइस इशू करना चाहिए बिफोर और एट द टाइम। बिफोर और एट द टाइम क्या हो सकता है, एक पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू होती है, दूध वाला लाता है ना 2-3 तारीख के आसपास आपका पूरा बिल बना के लाता है, वो बिल आपके देता है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट जब इशू की जा रही है या फिर पेमेंट की जा रही है, तो इन दोनों से जो भी होगा उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यहाँ पर ड्यू डेट की बात नहीं होती है, यहाँ पे ड्यू डेट की बात नहीं होती है। सर्विसेज के केस में देखेंगे क्या है, आपने सिंपल सा क्या देखना है, किस टाइम पे पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू की जा रही है और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है। एक पॉइंट और आता है, अगर आप गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे दे रहे हो, अगर आप गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे दे रहे हो तो क्या होगा, अप्रूवल बेसिस पे दे रहे हो तो क्या होगा, जिस टाइम या तो आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, एक्चुअल में आपने गुड्स किसी को अप्रूवल बेसिस पे दे दी और उसने अप्रूव कर दी, या तो इनवॉइस इशू कर रहे हो, या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स उसको अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है आप अपने पास अप्रूवल के लिए रखो। अगर तब भी वो नहीं कर रहा है
तो आप क्या करोगे, इनवॉइस इशू कर दोगे लास्ट 6 मंथ्स पे। तो मतलब इनवॉइस और द 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस जब एक्चुअल में वो ओके कर रहा है, जब एक्चुअल में वो ओके कर रहा है, जब एक्चुअल में सप्लाई हो रही है, उसने ओके कंफर्म कर दिया, गुड्स को अप्रूव कर दिया, वो टाइम, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द गुड्स पे, दोनों में से जो हुआ उससे विच एवर इज अर्लियर पे आप क्या करोगे, इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा, इधर देखो हमने क्या पढ़ा, हम देख रहे थे गुड्स के केस में, हमें पता है गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज भी रहेगा, रिवर्स चार्ज भी रहेगा। हम गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज देख रहे थे कि सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई कब बनाएगा, इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू की डेट तो पता चल जाएगा जब एक्चुअल में इनवॉइस इशू किया। और हम देख रहे हैं लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, उस डेट पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अब लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की, अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ द रिमूवल इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जब आप उसको अवेलेबल करा रहे हो। कंटिन्यूस के केस में पीरियोडिक स्टेटमेंट पेमेंट हम देखेंगे, अगर अप्रूवल बेसिस पे तुम 6 मंथ्स का उसको चेक कर लेंगे। तो ये जो टाइम होगा वो लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस है। गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज के केस में एडवांस पर जीएसटी नहीं आता, बिकॉज सेक्शन नोटिफिकेशन 67 बाय 2017 66 बाय 2017 क्या बोलता है आपका, वो बोलता है कि आपको उस पे जीएसटी नहीं देना है, आपको उस पे एडवांस पे जीएसटी नहीं देना है। ये हो गया गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में। अब आ जाते हैं गुड्स के रिवर्स चार्ज के केस में। गुड्स के रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, गुड्स के रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। रिवर्स चार्ज के केस में गुड्स में क्या होता है, अब रिवर्स चार्ज के केस में टैक्स कौन देता है, टैक्स देता है रिसिपिएंट, टैक्स देता है रिसिपिएंट, जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो टैक्स देगा। गुड्स रिसीव करने वाला कब टैक्स देगा, टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसने गुड्स कब रिसीव करी, उसने पेमेंट कब करी, और 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। 3 चीजें देखनी है। आप देखो मैं सप्लायर हूं, देखो मैं रिसिपिएंट हूं। आप सोचो आप कोई गुड्स खरीद के लाते हो तो आप क्या क्या करते हो, एक बात करो, आप गुड्स खरीद के लाते हो आप क्या क्या करते हो, सोच के चलो। मैं कोई गुड्स खरीदने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं गुड्स लेके आऊंगी, मेरे पास एक तो गुड्स आती हैं, एक तो मैं सामान लेकर आती हूँ, शॉप से सामान लेकर आती हूँ, दूसरा उसको पेमेंट करके आती हूँ। सामान लेकर आती हूँ, पेमेंट करके आती हूँ, तो अपने माइंड में ये याद रख रहे हैं जब भी मैं गुड्स लेकर आती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ भाई मुझे बिल बना के दो, मुझे मैच करना पड़ेगा आपने सब डाला के नहीं, मुझे बिल बना के दो, मुझे मैच करना पड़ेगा आपने सब डाला के नहीं डाला। तो इनवॉइस किस तरह से याद रखेंगे, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर फर्स्ट को हो रहा है तो ऐड कर दोगे 30 डेज, तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द इनवॉइस की, सप्लायर ने जब इनवॉइस इशू किया बात हो रही है। तो रिसिपिएंट गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में हम क्या देखेंगे, गुड्स आ रही हैं, पेमेंट जा रही है, इनवॉइस में ला रही हूं तो उससे 31st डे, गुड्स आ रही हैं, पेमेंट जा रही है, इनवॉइस में ला रही हूं उससे 31st डे। अब बात आती है पेमेंट का मतलब क्या, पेमेंट का मतलब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। पेमेंट का मतलब आपने क्या लेना है, जब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंटर किया कि कब पेमेंट की, या फिर बैंक से डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। जब बैंक से डेबिट हुआ या जब आपने अपनी बुक्स में एंटर करी, विच एवर इज अर्लियर हम पेमेंट की डेट को कंसीडर कर देंगे। तो आप 3 चीजें जब कैलकुलेट करने जाओगे तो पेमेंट के अंदर एक और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, पेमेंट किस डेट की माने। जैसे हमने देखा था इनवॉइस कब होना चाहिए, ऐसे ही पेमेंट किस डेट की माने वो आपको देखना पड़ेगा। एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, जब आपने अपनी बुक्स में उसको डेबिट किया होगा, दूसरा जब आपने अपनी बुक्स में उसको डाला होगा, दूसरा जब आपके पेमेंट से आपको जब आपके बैंक से वो डेबिट हुआ होगा। तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपकी डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप देख रहे होगे जो नोटिफिकेशन 66 बाय 2017 है वो आरसीएम के केस में नहीं आ रहा है, वो आरसीएम के केस में नहीं आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद गुड्स के केस में समझ आया, गुड्स के केस में समझ आया हमने क्या करा। इधर देखो मैं गुड्स के केस में 2 चीजें बन सकती हूँ, या तो सप्लायर या रिसिपिएंट। जब मैं सप्लायर हूं तो मेरे लिए सिर्फ इनवॉइस मैटर करता है, जब मैं सप्लायर हूं तो मेरे लिए सिर्फ इनवॉइस मैटर करता है, डेट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस। लेकिन जब मैं रिसिपिएंट हूं मेरे लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, मेरे लिए गुड्स मैटर करती है, मेरे लिए पेमेंट मैटर करती है, और बिल तो बहुत मैटर करता है मैच करने के लिए कि कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द
द इनवॉइस आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना उसके केस में ये आ जाएगा, आरसीएम के केस में हमारा ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अब सर्विसेज के केस में। अब हम चलते हैं सर्विसेज के केस में क्या होगा। सर्विसेज के केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। सर्विसेज के केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। रिसिप्ट कब होगा, पेमेंट कब होगी, उसके बाद 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट में क्या होगा, जब आपने बुक्स में एंट्री करी या फिर आपके डेबिट हुआ बैंक में, विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा। जब मैं कोई सर्विसेज की सप्लायर हूं, जब मैं कोई सर्विसेज की सप्लायर हूं, तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे निकालूंगी। सर्विसेज के केस में मैं टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे निकालूंगी वो अब मुझे देखना है। सर्विसेज के केस में कैसे निकालेंगे वो मुझे देखना है। सर्विसेज के केस में भी देखो दो चीजें होती हैं। जो सर्विसेज हैं वो भी दो टाइप से सप्लाई की जाती हैं। सर्विसेज भी दो टाइप से सप्लाई की जाती हैं, एक तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड चार्ज में हम क्या देखेंगे, ध्यान रखना, फॉरवर्ड चार्ज में हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये बात तो क्लियर है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, ये बात तो क्लियर है। और यहाँ रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, ये बात तो क्लियर है। पहले रिसिपिएंट वाला खत्म कर लेते हैं, कैसे आएगा। रिसिपिएंट के केस में देख लेते हैं कैसे आएगा। रिसिपिएंट के केस में क्या बोलता है, रिवर्स चार्ज के केस में क्या बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई, ये देख लेते हैं। सिंपल सी बात है। रिवर्स चार्ज के केस में देखो, याद करने का तरीका, सर्विसेज के केस में हमने क्या देखा था, गुड्स के केस में क्या देखा था हमने, जब गुड्स का आरसीएम होता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है गुड्स कब आई हैं, रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट ऑफ द गुड्स। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है इनवॉइस, उसका हमने लिया था 31st। अब यहाँ पे ही हम चेंजेस करते जाएंगे। सर्विसेज के केस में आप कुछ चीजें घर तो उठाकर नहीं ला रहे हो, सर्विसेज के केस में आप कुछ चीजें घर तो उठाकर नहीं ला रहे हो, तो ये तो कट जाएगा। सर्विसेज के केसेस में घर तो आप कुछ उठा के नहीं ला रहे हो, तो रिसिप्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। तो दो चीजें रहेगी, पेमेंट और इनवॉइस रह गया। तो पेमेंट तो ठीक है, हमें पता है रिसिपिएंट ने पेमेंट कब करी, जब उसके अकाउंट्स में डेबिट हुई या फिर उसने बुक्स में एंट्री करी, विच एवर इज अर्लियर पेमेंट मान ली जाएगी। ठीक है, पेमेंट। और यहाँ ध्यान रखना, गुड्स के केस में 31st था, सर्विसेज के केस में डबल कर दो, ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम में सर्विसेज के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम में सर्विसेज के लिए हो जाएगा। गुड्स का आपको याद हो गया, तो सोचो सर्विसेज में क्या चेंजेस करने हैं। रिसिप्ट नहीं होती है, पेमेंट होती है, और 31st डे को बना दो 61st डे, विच एवर इज अर्लियर आपका हो गया। अगर ये डिटर्मिनेबल नहीं है, अगर ये ऊपर वाली चीजें डिटर्मिनेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी है सर्विसेज की, वही मान ली जाएगी। जिस दिन रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी है वही मान ली जाएगी। अब हमारा रह गया सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, सर्विसेज के केस में इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। फॉरवर्ड सप्लायर के केस में इनवॉइस ही एक ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट है। तो हम सर्विसेज के केस में क्या देखेंगे, गुड्स के केस में तो सिंपल देखा था, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन सर्विसेज के केस में हम देखेंगे क्या इनवॉइस टाइम पे इशू किया गया है, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू किया गया है, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन पे इनवॉइस इशू किया गया है तो वही मान लेंगे। अगर इनवॉइस टाइम पे है तो इनवॉइस इज द ट्रू, अगर इनवॉइस टाइम पे है तो इनवॉइस इज द ट्रू, तो डेट ऑफ द इनवॉइस हो जाएगा। अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं है तो हम तो सर्विस वाली डेट को ही इंपॉर्टेंट मानेंगे।
अगर इनवॉइस टाइम पे है तो ठीक है, इनवॉइस इज द गुड टू गो, इनवॉइस इज द गुड टू गो। अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं है तो हम डेट ऑफ सर्विसेज को ही इंपॉर्टेंट मान लेंगे, डेट ऑफ सर्विसेज को ही इंपॉर्टेंट मान लेंगे। अगर इनवॉइस टाइम पे है तो डेट ऑफ इनवॉइस को इंपॉर्टेंट मानो और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कर दो। अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं है तो हमारे लिए तो सर्विसेज ही मेन चीज है, तो सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये बातें लर्न कर पा रहे होगे आप, ये बातें आप लर्न कर पा रहे होगे। चलो अब हम एक अलग अलग तरीके से रिवाइज करते हैं पहले, फिर मुझे और चीजें भी बतानी है। अब बात आती है इनवॉइस की लास्ट डेट कब होती है भाई, इनवॉइस टाइम पे इशू करने का मतलब क्या, हमें यही नहीं पता इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या है, तो हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि यस इनवॉइस टाइम पे था या इनवॉइस टाइम पे नहीं था। इनवॉइस इशू करने की सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम होता है 30 डेज। सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम होता है क्या, 30 डेज टाइम होता है इनवॉइस इशू करने का। इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, जब सर्विसेज दे दी उसके विद इन 30 डेज में इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स को बोला गया ठीक है आप विद इन 45 डेज भी इशू करोगे तो चलेगा, विद इन 45 डेज भी इशू करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो, एक बैंक ने अपनी दूसरी ब्रांच को सर्विसेज दी, डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो जिस क्वार्टर में सर्विसेज दे रहे हो उस क्वार्टर को भी आप ले सकते हो। तो लेकिन ध्यान रखिएगा 30 डेज होता है नॉर्मल टाइम पीरियड, 45 डेज का टाइम है बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस के लिए, इनके लिए टाइम है 45 डेज। विद इन 45 डेज आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर कर दिया तो यस, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, अगर नहीं करा तो सर्विसेज और पेमेंट। अब एक नए तरीके से याद करते हैं इसको, अब एक नए तरीके से याद करते हैं। अभी हमने पढ़ा था गुड्स को बेस लेके, सर्विसेज को बेस लेकर, अभी हम याद करते हैं फॉरवर्ड चार्ज को बेस लेकर, और फिर हम याद करेंगे रिवर्स चार्ज को बेस लेकर। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के केस में गुड्स का केस है या फिर सर्विसेज का केस है, अब हम रिकॉल करने की ट्राई करेंगे गुड्स का केस है या सर्विसेज का केस है। फॉरवर्ड चार्ज है तो मतलब सिर्फ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो सप्लायर क्या करेगा गुड्स के केस में, गुड्स के केस में हमने क्या कहा था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे पेमेंट को कंसीडर नहीं करना था, एडवांस पर जीएसटी नहीं आएगा, एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा। सर्विसेज के केस में हमने क्या देखा, क्या इनवॉइस टाइम पर है, क्या इनवॉइस टाइम पर है, नो। अगर टाइम पर है तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, अगर इनवॉइस टाइम पर नहीं है तो डेट ऑफ सर्विसेज ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आ जाते हैं आरसीएम के केस में, ऐसे ही आ जाते हैं आरसीएम के केस में। आरसीएम के केस में हम क्या करेंगे, सेम गुड्स का आरसीएम या सर्विसेज का आरसीएम, दोनों को रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मैं गुड्स के रिसिपिएंट हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं गुड्स को लेकर आऊंगी, उसकी पेमेंट करूंगी, इनवॉइस लेकर आऊंगी तो उसका 31st डे। सर्विसेज के केस में गुड्स को तो नहीं लेकर आने वाली, पेमेंट तो मैं करने वाली हूं, 31st डे को बना दो 61st डे, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें, ये आपको अच्छे से समझ में चीजें आ गई होंगी। उसके बाद क्या बोला गया, देखो देखते कुछ छूट तो नहीं गया, मोटा मोटा हमारा लेआउट रेडी हो गया, हमें पॉइंट सारे याद हो गए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो फटाफट से अब लर्न कर लेते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। पेमेंट का ध्यान रखना, अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो बुक्स में एंट्री और बैंक में क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अगर रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो एंट्री और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। हमने सर्विसेज के केस में एक चीज और पढ़ी थी,
सर्विसेज के केस में एक चीज और पढ़ी थी, अगर आप चीजें डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो, चीजें आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो ऊपर वाली, तो जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करा वही हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वही हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये था हमारा when the above events are not ascertainable, ऊपर वाली चीजें हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब रिसिपिएंट ने बुक्स में रिकॉर्ड किया वो हम ले लेंगे। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वे द अबव इवेंट्स आर नॉट एसर्टेनेबल, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। अगर आप इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज कर रहे हो फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, ध्यान रखना आप सर्विसेज का क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। हमने बोला था ना जब आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, मुझे याद दिलाओ सबसे पहले अगर हम सर्विसेज का इंपोर्ट करें तो सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा था, अगर उसकी पेमेंट हुई है, अगर वो उसके बदले कंसिडरेशन दिया है, चार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन अगर उसके बदले में है, तो चाहे वो बिजनेस के लिए है चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए है, दोनों ही सप्लाई बन जाएंगी। लेकिन नॉन बिजनेस वाली को एग्जम्प्ट बना दिया गया, बिजनेस वाली को टैक्सेबल बना दिया गया और आपको आरसीएम में टैक्स देना था। इतनी बात क्लियर है? यस क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था कि नॉन कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन आप शेड्यूल 1 में कवर हो रहे थे इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज के लिए, वो सिर्फ कब कब टैक्सेबल था, पहली बात तो आपने अपने किसी एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट एंट्री से लिया प्लस वो बिजनेस के लिए ली है, बाकी सब केसेस में वो टैक्सेबल, जीएसटी उस पर नहीं आने वाला था, वो सप्लाई ही नहीं बन रही थी। उसके बाद क्या बोला गया, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब आप सर्विसेज ला रहे हो तो बुक्स में कब एंट्री कर रहे हो, इनवॉइस की तो बात ही नहीं हो रही है, इनवॉइस की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि बाहर का बंदा है, पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा, तो हम डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देख लेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यस, समझ में हमें आ गई है और लर्न भी हो गई है। देखो एक आता है छोटी मोटी, एडवांस आ जाती है। देखो क्या होता है, जब आप किसी से कुछ ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो, तो गुड्स के केस में तो पॉइंट इररेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं आता। तो सर्विसेज के केस में देखो क्या होता है, गुड्स के केस में आप किसी से अगर एडवांस ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जब आप किसी से एडवांस ले रहे हो, जब आप किसी से एडवांस ले रहे हो, होता है ना कि आपने किसी को पैसे दिए, वो बोलता है मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो आप बोलते हो ठीक है रख लो, दोबारा मैंने सर्विसेज फिर से लेनी है, तो वो एडवांस ही हो गया ना। तो गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी आता नहीं है, लेकिन सर्विसेज के केस में प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या बोला गया, अगर ऐसे छोटे मोटे एक्सेस आपको 1000 रुपए तक के मिले हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एडवांस पर दे दो, ना चाहो तो उस 1000 को अगली बार सप्लाई में एडजस्ट कर देना, तब पे कर देना, क्योंकि छोटे मोटे केसेस पैसे छुट्टे ना होने की वजह से भी होते रहते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आपको तब देना है तब दे दो, बाद में एडजस्ट करना है बाद में, उसमें एक्सेस वैल्यू को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये एक पॉइंट था बताने का। उसके बाद क्या पॉइंट था, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, अगर आपको कुछ वाउचर्स मिले हैं, वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे वाउचर्स होते हैं जिसपे आपको पता होता है कि आपको क्या मिलेगा, होता है ना कि क्या मिलेगा, आप मान लो आप किसी स्पेसिफिक शॉप पे गए, आप मैकडी पे गए, मैकडी वालों ने आपको वाउचर दे दिया, ठीक है, आपने को वाउचर दे दिया, आपको बोला ठीक है इस वाउचर के अगेंस्ट आपको एक नेक्स्ट टाइम आपको एक बर्गर फ्री मिलेगा, बर्गर आपको फ्री मिलेगा। वो वाउचर पे आइडेंटिफाइबल है कि उसके बदले आपको क्या मिलने वाला है। अगर ऐसा केस है कि आइडेंटिफाइबल है, आपको पता है कि उस पे क्या मिलेगा, तो जिस दिन वाउचर इशू हो रहा है वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर अदर केसेस हैं,
अदर केसेस हैं, मतलब आपको पता ही है, आपको ये बोला कि आप डी मार्ट में जाके कुछ भी खरीद लेना, ये वाउचर है डी मार्ट में कुछ भी खरीदो, तो जब आपको वाउचर मिला तब तो आपको नहीं पता ना आप क्या खरीदोगे, दैट टाइम व्हाट इज योर नीड, आप वो जाके खरीद लोगे। तो अदर केसेस में क्या होगा, जब रिडम्शन होगा वाउचर का, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वाउचर का रिडम्शन क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, डेट ऑफ रिडम्शन जिस दिन रिडीम होने वाला है। बाकी जो केसेस बच जाते हैं, कुछ केसेस बच गए, कोई डिमांड सप्लाई का केस है जहां पे डिटर्मिनेबल नहीं है, रेजिडुअल केसेस हम जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे रिटर्न भरी जा रही है तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है वो मान लेंगे, जब पीरियोडिकल रिटर्न जाती है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर अदर केसेस है तो डेट ऑफ पेमेंट हम देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के केस में, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखा था, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के केस में क्या था, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के केस में क्या था कि जिस दिन आपको मिला, जिस दिन सप्लायर को मिला वो इंटरेस्ट लेट फी, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा, क्योंकि हमें देने के टाइम पे, सर्विसेज या सप्लाई के टाइम पे पता नहीं होता ये आना है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा सामने वाला कुछ वायलेशन करता है, तो जिस दिन मिला वो पैसा उस दिन माना जाएगा। अब मेन पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, अब मैं देखती हूँ आपको कितना रिकॉल है। सबसे पहले मुझे बताओगे गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रही हूँ, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर आ जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमने देखा था कुछ एक्शनेबल क्लेम, हमने देखे थे कुछ एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है, कौन से थे, लॉटरी बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनो, इन 6 पे क्या था, जीएसटी लगता है। लेकिन क्या हुआ, इनका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे माना जाएगा, तो जो एक्शनेबल क्लेम है उनके लिए बोला गया कि आप पेमेंट भी कंसीडर कर लो, भले ही गुड्स के केस में हम एडवांस पे जीएसटी नहीं लेते, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्शनेबल क्लेम, इसकी एक एक्सेप्शन क्या है, एक्शनेबल क्लेम इज द एक्सेप्शन ऑफ इट, मतलब एक्शनेबल क्लेम के केस में अगर एडवांस है तो भी जीएसटी आएगा, एडवांस पे भी जीएसटी आएगा। ये हमारा न्यू पॉइंट था जो कि लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था, एक्शनेबल क्लेम के केस में एडवांस पे जीएसटी आएगा। मैंने एंड में क्यों बताया, जस्ट टू कि पहले आपके माइंड में फिक्स हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जस्ट एक एक्सेप्शन मान के चलो इसको, क्योंकि हमने देखा है ना एक एक्सेप्शन और थी एक्शनेबल क्लेम के केस में, क्या थी, वैसे तो इंपोर्ट ऑफ द गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स कस्टम से कवर होते हैं, लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग जिसको आप एक्चुअली फिजिकली पकड़ के नहीं ला सकते इंडिया में, तो कस्टम स्टेशन पे तो रोक कर उसका हो नहीं सकता वैल्यूएशन, तो उसको क्या बोला गया, आप भले ही गुड्स हो, एक्शनेबल क्लेम में हो, भले ही गुड्स की डेफिनेशन में आते हो, बट स्टिल आपको कस्टम नहीं जीएसटी से गवर्न किया जाएगा, कस्टम डिपार्टमेंट से नहीं, सीबीआईसी के जीएसटी डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपको गवर्न करने वाला है। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बचता है एक लास्ट पॉइंट, चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या कहता है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब रेट हो गया, मान लो आप चलते जा रहे थे, बीच में रेट चेंज हो गया, एक सप्लाई के रिगार्डिंग कुछ चीजें आपकी पहले हुई, कुछ चीजें आपकी बाद में हुई, बीच में रेट चेंज हो गया, जैसे ही बीच में रेट चेंज हुआ, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन कि अब हम रेट कौन सा ले, सब जो टैक्स पे करने वाला है वो तो हमेशा चाहेगा कि कम रेट से मैं टैक्स पे करूं, है ना, तो कैसे डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया कि आपने देखना है सप्लाई कब हुई है, देखो सप्लाई कब हुई है, अगर सप्लाई रेट चेंज से पहले हुई है, फिर उसके बाद दो चीजें बच जाती हैं, इनवॉइस और पेमेंट बच जाती है। सप्लाई तो होगी रेट चेंज से पहले,
सप्लाई होगी रेट चेंज से पहले, उसके बाद इनवॉइस भी बाद में हुआ, पेमेंट भी बाद में हुई। सप्लाई, जब भी आपने रेट देखना है तो पहले तो सप्लाई चेक करनी है कब हुई है। सप्लाई अगर बिफोर हुई है तो इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ, सप्लाई ये हुआ रेट चेंज, ये हुआ रेट चेंज, यहाँ पे ओल्ड रेट, यहाँ पे न्यू रेट। सप्लाई तो पहले ही होगी थी, सप्लाई पहले होगी थी। केस नंबर 1 सप्लाई पहले हो गई थी। केस नंबर 1 आप देखेंगे, यहां कराती हूं मैं आपको, चलो हमने क्या बोला, सप्लाई चेक करो, सप्लाई तो पहले ही हो गई थी, यहाँ पे रेट चेंज हुआ है, यहाँ पे सप्लाई पहले हो गई। सप्लाई पहले अगर है तो हमने इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेना है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल सप्लाई तो पहले हो गई थी, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ, पेमेंट भी बाद में हुई, तो विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। समझ में आया? विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। दूसरा केस, अगर यहां पे रेट चेंज हुआ, सप्लाई पहले हुई है, सप्लाई पहले हुई है, केस देखो सप्लाई तो पहले हो गई, इनवॉइस यहां इशू हुआ, पेमेंट यहां पे हुई। हमने क्या बोला, अगर सप्लाई पहले हुई है तो विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। विच एवर इज अर्लियर क्या आ रहा है, इनवॉइस, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे आ जाओ, केस नंबर 3 पे आ जाएंगे। केस नंबर 3 क्या बोलता है, सप्लाई तो पहले हुई, यहां पे रेट चेंज हुआ, सप्लाई तो पहले ही हुई है, सप्लाई पहले हुई है, पेमेंट भी पहले हो गई है। पेमेंट पहले कब हुई है, पेमेंट यहां पे हुई है, इनवॉइस यहां पे है। हमने क्या बोला, अगर सप्लाई पहले हुई है तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट वाली डेट आ जाएगी। देखो सप्लाई पहले हुई है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बिफोर वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर के केस में, ऐसे ही आफ्टर के केस में, आफ्टर के केस में विच एवर इज लेटर कर लेंगे, आफ्टर के केस में विच एवर इज लेटर कर लेंगे। देखो रेट चेंज हुआ, यहां पर सप्लाई हुई बाद में, इनवॉइस इशू हुआ बाद में, पेमेंट हो गई पहले, तो विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। सप्लाई बाद में हुई तो विच एवर इज लेटर, सप्लाई बाद में हुई तो विच एवर इज लेटर। आफ्टर क्या है, विच एवर इज लेटर क्या है, इनवॉइस, तो इनवॉइस आ जाएगा। इन केस इनवॉइस यहां होता, पेमेंट यहां होती, इनवॉइस यहां होता, पेमेंट यहां होती, तो क्या आ जाता, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। अगर सप्लाई पहले है तो विच एवर इज अर्लियर, सप्लाई बाद में है तो विच एवर इज लेटर। अब विच एवर इज लेटर क्या होगा, देखो रेट चेंज यहां पे हुआ, सप्लाई बाद में हुई, इनवॉइस बाद में हुआ, पेमेंट पहले हुई, सप्लाई बाद में हुई, तो विच एवर इज लेटर का मतलब इनवॉइस, तो इनवॉइस आ जाएगा। अगर उल्टा होता, इनवॉइस यहां होता, पेमेंट यहां होती, तो पेमेंट आ जाती। आफ्टर वाली चीज देखो, बिफोर के केस में बिफोर उठा रहे हैं, बिफोर के केस में बिफोर उठा रहे हैं, आफ्टर के केस में आफ्टर उठा रहे हैं। लेकिन जब सप्लाई तो है, बाकी दोनों चीजें एक जगह है, मान लो सप्लाई तो आफ्टर ही थी, बाकी दोनों चीजें अलग साइड जा रही है, एक ही जगह जा रही है, सप्लाई से हट के जा रही है दोनों चीजें, तो फिर विच एवर इज अर्लियर आएगा। मान लो सप्लाई एक साइड है, बाकी दो चीजें एक साइड है, तो विच एवर इज अर्लियर आएगा। कंफ्यूजन जब क्रिएट है तो सप्लाई के हिसाब से जाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था सेक्शन नंबर 14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला एग्जांपल ये फिर बता देती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ रेट चेंज था, सप्लाई आफ्टर है, लेकिन पेमेंट भी पहले है, इनवॉइस भी पहले। जब पेमेंट भी पहले है, इनवॉइस भी पहले है, दोनों चीजें पहले है, तो कंफ्यूजन क्या है, विच एवर इज अर्लियर लेके खत्म करो। जब सप्लाई ही बाद में हुई है, दोनों चीजें एक साथ हैं, तो लेके खत्म करो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद अब रहती है एक चीज, एक चीज रहती है, क्या होता है, देखो क्या होता है, जब भी रेट चेंज हो जाता है, जब भी रेट चेंज हो जाता है,
यहाँ पे क्या हो गया, रेट हो गया चेंज। आपने मान लो रेट चेंज के केस में, रेट चेंज के क्या केस में हम क्या कहते हैं, एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बोलते हैं, एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बोलते हैं। अब आपको पता लगा कि रेट चेंज हो रहा है, आपको पता लगा कि रेट चेंज हो रहा है, आपने फटाफट जाके एंट्री डाल दी कि मुझे एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है, चेक में बाद में लगा दूंगी, एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होती है, चेक में बाद में लगा दूंगी। लेकिन बोला गया रेट चेंज के केस में क्या बोला गया, अगर आपका जो पेमेंट बैंक में विद इन 4 वर्किंग डेज क्रेडिट हो जाता है, बैंक में विद इन 4 वर्किंग डेज क्रेडिट हो जाता है, तो हम मान लेंगे आपकी बात। अदरवाइज पेमेंट जब आएगी तभी हम मानेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट है। तो पेमेंट जब आएगी तभी हम मानेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट है, जब पेमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे। लोग सोचते थे विच एवर इज अर्लियर का खेल खेल के हम कम टैक्स दे के बच जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा। अगर विद इन 4 डेज, अगर विद इन 4 वर्किंग डेज पेमेंट क्रेडिट हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जिस दिन बैंक में पेमेंट आई वही डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे, वही डेट ऑफ पेमेंट हम मान लेंगे। आई होप आपको समझ में आया चैप्टर। रिवाइज हमने कर लिया है। हमने क्या देखा, गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में। गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज, इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम में, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज, गुड्स आई, पेमेंट हुई, 31st डे हुआ। सर्विसेज के केस में इनवॉइस टाइम पे इशू किया है तो इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया तो डेट ऑफ सर्विस और प्रोविजन ऑफ सर्विस और द पेमेंट। आरसीएम के केस में गुड्स तो आई थी, सर्विसेज नहीं आती, तो ठीक है खत्म करो। पेमेंट और 61st डे, 31st डे को डबल करके 61st डे बना लो, वो हो गया। रेट ऑफ चेंज के केस में अभी हमने देखा कि जिस साइड सप्लाई है उसको ले लो, अगर सप्लाई और बाकी दोनों चीजें अलग हैं तो विच एवर इज अर्लियर लेकर खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद अगर वाउचर्स का केस रह जाता है तो अगर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर आपको पता है किस चीज के अगेंस्ट रिडीम होने वाला, तो जिस डेट पे जा रहा है, अदरवाइज जिस दिन वो रिडीम होगा दैट डेट विल बी टेकिंग एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद इंटरेस्ट, पेनल्टी और उस सब के केस में, लेट फीस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई तब बंद है जब आपको वो सब चीजें एक्चुअल में मिलती हैं। इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज के केस में हमने क्या देखा, एसोसिएट से जब आप ले रहे थे तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका बुक्स में रिकॉर्ड हुआ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा, इनवॉइस तो क्योंकि वहां पे टेम्पर हो सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा, रेजिडरी के केस में अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रही है तो वो डेट, अदरवाइज पेमेंट की डेट मान ली जाएगी। Here we finish our टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो, रिवाइज हो गया हो। प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।